नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब साइकिल से यात्रा करेंगे और 403 विधानसभा सीटों में पार्टी के विजन को लोगों तक पहुंचाएंगे। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश होगी। राजनीति में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस समय यूपी में बीजेपी की योगी सरकार अपने 8 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बता रही है, तरह तरह का आयोजन करके कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में कामों को लोगों तक पहुंचा रही है, उस समय सपा नेता भी साइकिल लेकर निकलेंगे। तो ऐसे में सपा के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। अच्छा है, महंगाई से जूझती गरीब जनता नेताओं को साइकिल पर संघर्ष करते हुए देखेगी तो शायद जनता को थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, राहत महसूस करेंगे। नहीं तो गरीब जनता वैसे तो धूप और गर्मी में धूल फांकते हुए नेताओं की लंबी गाड़ियों के काफिले और हेलीकॉप्टर पर सवार ही देखते हैं। ऊंचे ऊंचे मंचों से नेताओं के उच्च विचार सुनकर जनता खाली हाथ लौट जाती है, हताश हो जाती है। वैसे भी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल से लड़ने के लिए सपा का बजट भी कम है और पेट्रोल जिस तरह से महंगा हो रहा है, साइकिल ही बेहतर विकल्प है। वैसे भी यूपी के बीजेपी के नेता ये दावा करते नहीं थकते कि योगी सरकार में काली कमाई और काली कमाई करने वाले सपा द्वारा पोषित पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में साइकिल यात्रा बेहतर विकल्प है। सपा नेता यूपी जैसे बड़े राज्य को साइकिल से नापेंगे, ये काम किसी चुनौती से कम नहीं। अच्छा है, इसी बहाने यूपी की सड़कों की क्वालिटी चेक भी हो जाएगी, बीजेपी के दावों का सच भी सामने आ जाएगा। गांव गांव तक विकास कितना पहुंचा या विकास ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, कितना विकास हुआ, किस सरकार ने किया, ये पता चल जाएगा। सवाल बहुत से हैं कि क्या सपा की साइकिल के कैरियर में पीडीए फिट हो पाएगा? पीडीए का ए सौगात ये मोदी के चक्कर में फिसलकर कहीं पाला तो नहीं बदल लेगा, या वक्फ बिल के मामले में नाराज होकर जो काली पट्टी कंधे पर बांधी है उसे मुफ्त सरकारी योजनाओं के लालच में आंखों पर बांध ले और बीजेपी को वोट कर दे। चुनौतियां कई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने साइकिल को तरजीह दी थी। 80 में से 37 सीटों पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने जीत हासिल की, जो कि ऐतिहासिक है। ऐसा तो अपने दौर में मुलायम सिंह जी भी नहीं कर पाए थे। मुलायम सिंह जी का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 90 के दशक में उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल से यात्रा की थी। फिर सपा को यूपी में जबरदस्त सफलता मिली थी। क्या सपा उसी रणनीति को फिर से दोहराने जा रही है? तब दौर अलग था, आज अलग है। लोकसभा चुनाव में सपा को हाथ का भी साथ मिला था, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस फिर से साथ आएंगे? दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन का जो हाल दिखा है उसको देखते हुए इसकी संभावना तो बहुत कम ही लगती है। वैसे भी पश्चिमी यूपी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यह कह दिया है कि 18-80-17 का यह फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब चर्चा यह भी हो रही है कि कांग्रेस यूपी में 200 सीटों की डिमांड कर रही है। हमें याद रखना चाहिए कि यूपी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी होकर गुजरी थी, लेकिन आज भी कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। ऐसे में कांग्रेस भी सपा के लिए चुनौती बन सकती है। कहीं पीडीए का गणित बिगड़ तो नहीं जाएगा? केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं के लाभार्थी क्या सपा का साथ देंगे? विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते यूपी की जनता सपा की साइकिल को आखिर कितना स्थान देगी? यूपी में आजकल डेवलपमेंट की बड़ी बातें हो रही हैं, जो सुनने में काफी मधुर लगता है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि चुनाव आते आते हालत कर्कश हो जाते हैं। विकास, रोजगार जैसे तमाम मुद्दे किनारे रख दिए जाते हैं और राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार जाति से शुरू होकर मजहब पर भस्म हो जाते हैं। क्या इस बार विकास चुनावी मुद्दा बनेगा? अगर बना तो किसको फायदा होगा? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है, वह पीडीए अपने आप में तब दम तोड़ देता है कि जब हम देखते हैं कि 19 मुसलमान हैं और बाकी सब यादव हैं। तो उनके पास पीडीए में सिर्फ यादव और मुसलमान ही हैं, बाकी उनके पास पीडीए में कुछ नहीं है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में सदा रहती है, सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, सबको सम्मान देने की बात करती है। और आज अखिलेश यादव, मुझे खुशी है कि उन्होंने अगर ऐसा विचार किया है कि वह गांव-गांव, शहर-शहर साइकिल चलाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या तो बंदूक उठाते हैं या लाठी डंडा उठाते हैं और या फिर वो ट्विटर खेलते हैं। इसके सिवा समाजवादी पार्टी का नेता और उनका कार्यकर्ता कोई काम नहीं करता। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की ही वो सोच है जो जन जन से लोगों को जोड़ती है। पीडीए के तहत जो हमारा पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक है उसको जोड़ने का काम करती है उनकी सोच, और उसी का नतीजा है कि जिसमें
एक साइकिल यात्रा जो पूर्व में भी निकली थी, उसी तरह उनकी सोच से एक साइकिल यात्रा का शुभारंभ फिर होगा, जो जन जन तक जन जन में लोगों को से जोड़ी जाएगी। साइकिल यात्रा से जो है हम अपने समाज के हर वर्ग, हर जिले के लोगों से मिल पाएंगे, उनसे मिल सकते हैं। और ये उनकी सोच है जो समाजवादी, जो हमारा युवा कार्यकर्ता है, उसके अंदर हमेशा एक जज्बा पैदा करती है, जिसकी ये सोच है। चलिए, समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्राएं तो बहुत की हैं, लेकिन ये यात्रा बेहद खास होने वाली है। क्यों खास होगी, हम इस चर्चा में आगे आपको बताएंगे। चलिए, हमारे साथ गेस्ट आ जुड़ रहे हैं। केसी जैन बीजेपी से, वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस से, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से और दिनेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रविंद्र जी, आज आपसे ही शुरुआत करेंगे। अच्छी बात है ये, और अच्छा लगता है जब नेता बोलते हैं गांव गांव जाएंगे, प्रचार करेंगे, लोगों से बात करेंगे, अपना विजन उन तक पहुंचाएंगे। ये वही जो पुराना एक दौर था जब राजनीतिक दल जो है जमीन पर उतर कर काम करते थे। आजकल हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े मंच लग जाते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर यह यात्रा बेहद खास होने वाली है, क्योंकि एक ऐसी सरकार जो 10 साल तक उत्तर प्रदेश में जिनका शासन रहा, उनके खिलाफ अब लड़ने जा रही है समाजवादी पार्टी। एक बड़ी चुनौती है जनता को अपने साथ लाना सपा के लिए। अभिषेक जी, हमारा इतिहास रहा है साइकिल से चलने का। 60 के दशक से साइकिल से चल के हम लोग प्रचार कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह साहब के नेतृत्व में, आदरणीय मुलायम सिंह साहब के नेतृत्व में, आदरणीय जनेश्वर मिश्रा साहब के नेतृत्व में साइकिल यात्रा का हमारा इतिहास रहा है। मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। जो वर्तमान साइकिल यात्रा है हमारी 2021 पंचायत चुनाव से चली थी उत्तर प्रदेश में। परिणाम आया था 740 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी पार्षदों की, और 760 सीटें हमको मिली थी। फिर 2022 में भी हमारी जन पंचायतें, पीडीए यात्रा, पीडीए साइकिल यात्रा, सामाजिक न्याय पंचायत, पीडीए पंचायतें चली थी। तब 2022 के चुनाव में हम लोगों ने इनको 312 से घटा के 257 पे कर दिया। 2023 में निकाय चुनाव हुआ। हमारे पार्षद तो ठीक ठाक जीते, मेयर हम एक भी नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 30% वोटों पे ही सिमट गई। 24 से पहले एकदम एग्जैक्टली यही किया था। 403 विधानसभाओं को हमने लक्षित करके और चले थे, और सबसे लंबी साइकिल यात्रा थी करीब 25,000 किलोमीटर की। तो 74 से घटा के हम लोग 33 पे कर दिए। वर्तमान में भी हम लोग वही करने जा रहे हैं कि 403 विधानसभाओं से हमारी साइकिल यात्रा, पहले से पीडीए यात्रा चल रही है इन सारी विधानसभाओं में, और अब साइकिल यात्रा का आगाज हो चुका है। परिणाम वैसा ही आएगा जैसे पीछे आया है। 27 में हम इंडिया गठबंधन एक मजबूती के साथ यहाँ की सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा जन कल्याण का है, और हमारे जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी, उनका उन्माद का है। तो जनता ने ये दिखाया है, चाहे शहने शहने ही सही, लेकिन जन कल्याण के मुद्दे आगे बढ़े हैं, और उन्माद का मुद्दा धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। जी धन्यवाद। वैसे विरोधी कौन है, चुनाव आते आते और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उसमें मैं जरूर आऊंगा रविंद्र जी, लेकिन उससे पहले जवाब ले लेता हूं। केसी जैन जी, देखिए, कह सकते हैं बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी, और लंबा शासनकाल रहा है, ऐतिहासिक शासन कह सकते हैं, इतने समय तक आपका शासन रहा है। लेकिन चुनौती तो बीजेपी के लिए भी है, खासतौर से लोकसभा चुनाव में जो हुआ है, जो ऐतिहासिक सफलता समाजवादी पार्टी को मिली है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी भी इसको लेकर चिंतित होगी कि कैसे रणनीति को लेकर आगे बढ़ना है 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए सबसे जी पहली बात तो यह है कि जहां तक चुनौती की बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहती है, और किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हल्के में, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हम हर एक चुनाव को गंभीरतापूर्वक करते हैं। रही बात तैयारी को लेकर के, तो अन्य दलों में जहां पर इस बात को लेकर के सिर्फ अव्वल हो जाती है कि उनको प्रदेश का प्रभारी नहीं बनाया, मतलब प्रदेश स्तर से नीचे उनको पद चाहिए ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और यहाँ पर बड़े से बड़ा नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद, विधायक अपने आप को एक कार्यकर्ता मान करके चले। अभी आपने पिछले चुनाव में भी देखा, जब विधानसभा का चुनाव था या लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ पर पन्ना प्रूफ बनने के लिए तैयार रहते, और हमारे मंडल से लेकर के, बूथ से लेकर के, मंडल से लेकर के जिले की कमेटियां तक, सब की सब पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है। अभी देखिए जिला अध्यक्ष
की पूरी लिस्ट आ गई है, मंडल अध्यक्षों की लिस्ट पहले आ चुकी है, और एक एक मंडल पे जितने भी हमारे और संगठन हैं और समानांतर जो संगठन है, वो चाहे हमारा किसान मोर्चा हो और अल्पसंख्यक मोर्चा हो, संगठन युवा और मोर्चा हो, कार्यकर्ता से तो सभी बीजेपी परिपूर्ण है, लेकिन सवाल यह है कि जब 10 साल पहले आप प्रचार कर रहे थे तब आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। आपका क्या विजन है, उसको लेकर आप प्रचार कर रहे थे कि अगर आपकी सरकार बनी तो आप क्या करेंगे। फिर 5 साल बाद आपने बताया कि आपने 5 सालों में क्या किया और 5 साल बाद में आने वाले 5 सालों में आप क्या करेंगे। अब आपकी सरकार को 10 साल होने जा रहे हैं, तो आपको जनता को यह बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है और आप क्यों बिल्कुल बेहतर। बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, दरअसल क्या है कि विपक्ष के पास है क्या आज की डेट? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अगर मुद्दा होता तो ये मुद्दों पे चर्चा करते हैं, किसको लेकर के आते? इनकी पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी औरंगजेब का नाम लेकर के आते, उसको महान बताने का काम करते हैं, वो माफी मांग लेते हैं और उसके बाद में यही तो श्री बात है अखिलेश ना, यादव जी मैदान में पिछले आ चुनाव में जाते भी हैं। यही हुआ था कि चुनाव प्रचार शुरू हुआ विकास से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, मेरी एजुकेशन बात से, आ जाए। अंततः खत्म हुआ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और मदरसे नहीं, पे। वही- तो वही- मेरा वही वही बात सवाल मैं है कह कि क्या सर 10 साल बाद भी मुझे वही घिसी पिटी कहानी सुनने को मिलेगी। अभिषेक जी मेरी बात आ जाए, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर इनके पास सवाल है, सदन के अंदर सवाल पूछे, चर्चा करें, लेकिन ये ऐसा मुद्दा छेड़ते हैं, इनका जो परफेक्ट सब्जेक्ट है वो हिंदू मुस्लिम ही है विपक्ष का। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं। अगर मुद्दा है तो चर्चा विकास पे करें, काम पे सवाल करें कि आपने ये काम नहीं किया। लेकिन क्या करते हैं, इनकी अबू आजमी औरंगजेब को महान बताने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी और बड़ा काम करते हैं, कहते हैं बाहर समेट के बताते हैं कि वो तो बहुत महान, हमारे तो शेर दहाड़ रहा है सदन के अंदर, हमारा शेर दहाड़ रहा है, जबकि अबू आजमी माफी मांग लेते हैं। और आप उसके बाद भी देखिए दूसरे पार्टी के नेता क्या करते हैं सदन के अंदर, एक गद्दार बनाने का काम करते हैं राणा सांगा को, कहते हैं भाई वो गद्दार थे। तो इस तरीके का सब्जेक्ट लेके कौन आता है, कौन इस पर चर्चा कर रहा है? हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस समय 2014 में केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मात्र 13 करोड़ गैस कनेक्शन हुआ करते थे पूरे भारत देश में, आज 45 करोड़ गैस कनेक्शन है। अगर हमने ये काम किया है, ये काम लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। पहले कितने एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज कितने एयरपोर्ट है। हम जनता के लिए अगर खाद्यान्न योजना लेकर जा रहे हैं, सबके लिए, किसानों के लिए, अगर हम वादा करते हैं अपने उत्तर प्रदेश को लेकर के कि योगी वंश सरकार वादा करती है हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, और हम पहले अपनी सरकार में 361 करोड़ रुपए की कर्ज माफी करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने जो काम किया है उसी को लेकर के हम जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर के जा रहे हैं। और जो बात आपने कही अभिषेक जी कि यहाँ पर कार्यकर्ता तो खूब है और मजबूत है, कार्यकर्ता को लेकर सबसे बड़ी पार्टी है, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने सवाल किया, हम तो अपने काम पे हमेशा चर्चा करते हैं, काम पे वोट मांगते हैं। वाचस्पति जी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा गठबंधन था अभिषेक जी जितना इनका गठबंधन था, इनका गठबंधन चूर चूर क्यों हो गया? क्योंकि सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते थे, केंद्र में बैठना चाहते थे। दिल्ली में गठबंधन कहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में 6 सीटें मांगती समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से 6 सीटें नहीं मिलती है, ये थाली लेके परोस देते हैं। नहीं, वो भी केसीजी एक सफलता ही है वैसे, जिस तरह की स्थिति पहले कांग्रेस की थी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पे। वाचस्पति जी, सारी बातें हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात यही हो रही है कि क्या यूपी के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन दिखेगा एक्टिवली? क्योंकि अब अंदर गाहे बातें शुरू हो गई है कि भाई साहब हमें इतनी सीटें चाहिए, क्या कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा सपा और कांग्रेस में उस तरह से? हालांकि रविंद्र जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बड़ी है लोकसभा में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस की। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसे अभिषेक जी, आपने जो विषय आज का एजेंडा रहा पहले उस पर पहले चर्चा कर लें, और या फिर इसके बाद जो केसीसी जैन साहब ने कहा उस पर भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बोलेंगे। जहां तक पीडीए का सवाल है, ये सपा का आंतरिक मसला है, उनके संगठन का अपना दुरुस्तीकरण करने का तरीका है। वो अपने जन जन की अपनी बात, अपनी पीडीए की जन जन तक अपनी साइकिल यात्रा से ले जाते रहे हैं। और पूर्व में भी जब वो साइकिल यात्रा ले गए थे मुलायम सिंह जी के समय, तब अखिलेश जी सत्तारूढ़ हुए थे। तो जब आप कोई भी बात जन जन तक पहुंचा देंगे, और साइकिल बहुत सस्ता और सरल माध्यम है, आम जन का माध्यम होता है वहां तक पहुंचने का। ये सपा का है, ये आज आपका विषय था। जहां तक हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम इससे अंतर अपना रखेंगे। हम पूरी 403 विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया है।
हम जिला अध्यक्ष हमारे सारे तय हो गए, हमारे सीसीसी प्रेसिडेंट्स हो गए, डीसीसी प्रेसिडेंट हो गए। अभी हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी भी बहुत नजदीक, जल्दी आने 2-4-6 दिन में आ जाएगी। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम हर विधानसभा स्तर पर लड़ने की कोशिश करेंगे। जो इंडिया गठबंधन की बात है, वो इंडिया गठबंधन उसमें लोकसभा के लिए बना था, लोकसभा चुनाव के लिए बना था। कोई इस मुगालते में न रहे कि वो राज्य के चुनाव के लिए बना था। तो इस पर इस तरीके की टिप्पणी करना थोड़ा सा असहज होगा मेरे लिए कि वो क्या होगा, वो तय हमारे राज्य के नेता और देश के नेता तय करेंगे कि कहाँ जाना है। हमारी भी इसी प्रकार की यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी संगठन का चुनाव तय हुआ है, स्ट्रक्चर बनने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि जनता की आवाज उठाने की, हम कोशिश करेंगे। जैसे सफलता जब आपको मिली, जी 2 मिनट के बस में 2 मिनट में पूरा कर लूंगा। हम कोशिश करेंगे, हम अपनी बात लेके जाएंगे कि ये जो कहा गया था कि हर जिले में रोज पूरी रोशनी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अब आप चाहे सहारनपुर देख लिए, चाहे आप बनारस देख लिए, चाहे इलाहाबाद देख लिए, कहीं भी देख लीजिए, 24 घंटा ऊर्जा देने का वादा किया था, वो ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। इवन प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ऊर्जा नहीं, पूरी तरीके से बिजली नहीं मिल रही है, और बड़ी जल्दी ही बिजली की दर बढ़ी जानी है। जहाँ तक किसान की बात है, किसान को यूरिया नहीं मिल पाई। किसान के कट्टे जो कि यूरिया का वजन होता था, वो 50 किलो से घट के 45 किलो रह गया। जहाँ तक एमएसएमई की बात, वो ये लोग करते हैं, विकास की बात करते हैं। आप अभिषेक जी पूरे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, कानपुर का उद्योग समाप्त हो गया, अलीगढ़ का ताला उद्योग समाप्त हो गया, इटावा का हैंडलूम उद्योग समाप्त हो गया, मिर्जापुर का कालीन उद्योग समाप्त हो गया। कोई भी क्लस्टर इन 8 साल में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना हो तो बताइए। इसके बाद कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना हो तो बताइए। ये 8 साल में सरकार अभी तक यही तय नहीं हो पाई, जनता आज तक यही नहीं समझ में आया कि सरकार ने सड़क में गड्ढे दिए हैं, कि गड्ढों में सड़क बना के रखी हुई है। जहां तक छात्रों का सवाल है, पेपर आउट हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, किसान को उनका वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। और आप 27 लाख करोड़ 18 लाख करोड़ रुपया पूंजीपति लोगों का कर रहे हैं, केवल 400 पूंजीपतियों का। ठीक है वाचस्पति जी, आपने बहुत सारे तीर दागे हैं। मैं केसी जी आपको मौका दूंगा, लेकिन दिनेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दिनेश जी, 35,000 का कर्जा, ठीक है, 35,000 का कर्जा प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बढ़ ठीक है गया। वाचस्पति जी, आपने अपनी बात रख दी है कि किन मुद्दों पर कांग्रेस आगे प्रचार प्रसार करेगी। मैं दिनेश जी से बात करना चाहूंगा। दिनेश जी, ये कंफ्यूजन तो यहीं पे दिख गई। रविंद्र जी एक तरफ इंडिया गठबंधन नाम लेके कह रहे लड़ेंगे, और वाचस्पति जी कह रहे हैं कि कांग्रेस 403 सीटों पर लड़ने का दम रखती है। तो ये कंफ्यूजन अभी है, और जाहिर तौर पर अगर आपको बीजेपी से ये चुनाव अगर लड़ना है तो आपके पास एक क्लियर कट विजन होना चाहिए। किसी को बोलने नहीं देते। अरे आपके पक्ष में तो पूरी सपा बैठी हुई है, बार बार आपको मुद्दे बना के दे रही है। आजम साहब का मुद्दा दे रही है, राणा सांगा का मुद्दा दे रही है। आपको तो प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, बैटिंग फील्ड मिल रहा है, खूब मारिए, छक्के चौके मारिए। आपको तो वैसे ही मौके फराहम कर रही है सपा, आप तो खुश हो जाइए। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है। दिनेश जी, आपने मेरा सवाल सुना? मैं चाहूंगा दिनेश जी जवाब दें। आप तो हमको इनको सुना रहे हैं ना, तो मैं सवाल क्या सुनूं? एक मिनट केसी जी, दिनेश जी आप बोलिए। जी अभिषेक, पहले मुझे आप ये बताइए कि आजादी के बाद से लेकर आज तक इस देश में विकास के मुद्दे पर कब चुनाव हुआ है? क्या आपके पास कोई कंटेंट है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि दिनेश जी सवाल सुनिए, विकास से चुनाव प्रचार शुरू होता है और जाति और धर्म पे खत्म हो जाता है। हाँ, विकास के मुद्दे पर इस देश में कभी चुनाव नहीं हुआ, और हद यह हुई कि इंदिरा गांधी को भी जामा मस्जिद जाना पड़ा था अब्दुल्ला बुखारी के यहां। मुस्लिम तुष्टीकरण की सबसे पहल वो आपके यहां इंदिरा जी ने शुरू की, और उत्तर प्रदेश का अगर हम संदर्भ लें तो हेमवती नंदन बहुगुणा ने इसकी शुरुआत की, और उसकी शिक्षा ग्रहण की मुलायम सिंह यादव ने। ये कुछ फार्मूले समय समय पर कुछ सपोर्ट किए, और फुल स्विंग के साथ आज मुस्लिम तुष्टीकरण के मसीहा हैं इस समय अखिलेश यादव जी। नहीं, पर वो तो पीडीए कहते हैं ना, वो तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सभी की बात कर रहे हैं। पूरा बात होने दीजिएगा, जो कंटेंट है मैं उस पर आ रहा हूं। जहां तक पीडीए का सवाल है, सपा का सवाल है,
या देश के और भी क्षेत्रीय दलों का सवाल है, उत्तर प्रदेश का चुनाव का जहां तक सवाल है, तो अभी अभी पिछले लोकसभा चुनाव में एक खटाखट फार्मूला चला था जिसका कांग्रेस तो लाभ नहीं उठा पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने लाभ उठाया। अगर यह फार्मूला सही था तो कांग्रेस की हरियाणा में दुर्गति क्यों हुई, कांग्रेस की और बाकी दलों की महाराष्ट्र में दुर्गति क्यों हुई, और अभी जो चुनाव हुए थे उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी की दुर्गति क्यों हुई? एक ये प्रश्न है जिनका उत्तर समाजवादी पार्टी को देना होगा, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। पर दिनेश जी, कोई भी राजनीतिक दल किसी एक धार्मिक वर्ग पर निर्भर उत्तर प्रदेश में तो एटलीस्ट नहीं रहना चाहेगा, और अगर ऐसा ही है तो फिर 37 सीटें लोकसभा में कैसे सपा जीत गई? जाहिर तौर पर सिर्फ मुस्लिम वोटर से तो जीत नहीं मिली होगी। नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको। इसका खटाखट का लाभ समाजवादी पार्टी को मिला, और इससे पहले मुलायम सिंह यादव भी 39 सीटें जीत चुके हैं लोकसभा की। मुलायम सिंह उस समय लोकदल इनके गठबंधन में था, लेकिन वो दोबारा रिपीट क्यों नहीं हो पाए? वो उसको कामयाब क्यों नहीं रख पाए? कारण आगे बहुत लंबे हो जाएंगे इसके। आज जो पीडीए जो लेके चले हैं अखिलेश जी, इसका लाभ हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी उठा पाएगी। हाँ, एक टाइम पास करने के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है 2027 में, नो वैकेंसी। अच्छा, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? ठीक है रविंद्र जी, जवाब दे दीजिए। क्या यही स्ट्रैटेजी है समाजवादी पार्टी की? मैं आपके पास आऊंगा। 40 साल के पत्रकारिता अनुभव पर बोल रहा हूं आपसे। जी सर, एक तो कोई वैकेंसी नहीं है। मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं दिनेश जी आपके अनुभव का, लेकिन आजकल वो जो पोल्स आने लगते हैं, एग्जिट पोल्स, वही इतने ब्लंडर निकल रहे हैं कि अब तो किसी भी भविष्यवाणी पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं होती। एग्जिट पोल जो है एक बिजनेस है। एग्जिट पोल जो टीवी चैनल्स का है वो एक बिजनेस है। किसी को एग्जिट पोल को ऊपर उठाने के लिए चाहे कितना बड़ा चैनल हो, वो कैसी दुकान चला रहा है ये आपको पता है। समझे? इसके ऊपर तो आप भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि अखिलेश यादव जी को इस साइकिल यात्रा का एक टाइम पास, एक वो मिल जाएगा, समय मिल जाएगा ताकि कार्यकर्ताओं को एकजुट रख सकें। लेकिन उनको पहले यह जवाब देना होगा कि यादव भी उनके साथ हैं कि नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी यहीं पे। रविंद्र जी, मुस्लिम तुष्टीकरण और यादव, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता ने भी बयान दिया कि आपके पास 2 ही प्लस पॉइंट्स हैं और इसके साथ आप ये चुनाव नहीं जीत सकते, जैसा कि दिनेश जी कह रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण तो समझ में मुझे आता नहीं है, लेकिन क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर सत्तारूढ़ पार्टी इस देश में जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है उसके खिलाफ में खड़ी होगी तो हम उसके पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि यह अधिकार हमारा संविधान देता है। उसको अगर ये तुष्टीकरण कहते हैं तो करते रहेंगे हम। अब आते हैं, आदरणीय दिनेश जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री की, तो पहले उनका जरा देख लें उत्तर प्रदेश में 8 साल में किया क्या। जो छोटा इंजन था, बड़ा इंजन भी सपोर्ट कर रहा था उसको दिल्ली से। आरबीआई बताती है कि सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश हो गया है ये। 7.84 लाख करोड़ रुपया कर्ज है, अगला कर्ज लेने जा रहे हैं। मतलब प्रति व्यक्ति 36,000 उत्तर प्रदेश का, और केंद्र सरकार का मिला है तो 1,40,000 हमारे ऊपर भी है। आपके ऊपर तो नहीं होगा, जैन साहब के ऊपर है, वाचस्पति जी के ऊपर। फिर प्रति व्यक्ति आय में है अंतिम से दूसरे नंबर पे हैं। फिर बताते हैं जीडीपी हमारी 5वें नंबर की है, लेकिन जीडीपी प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है, 32वें नंबर पे है 36 स्टेट्स में से। अगर हम देखते हैं कि हमारे जो 2 प्रकार की लेबर होती हैं, एक स्किल्ड एक नॉन स्किल्ड, तो स्किल्ड लेबर में 10 से 11 लाख लोगों ने भारत छोड़ दिया, उसमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश के हैं। स्किल्ड लेबर के लिए ई पोर्टल बना रखा है। ई पोर्टल में 30 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, 10 लाख लोग उत्तर प्रदेश के हैं। मतलब उत्तर प्रदेश जो टोटल लोग रजिस्टर्ड हैं तो उसमें से 33% जो नॉन स्किल्ड लेबर है वो माइग्रेट करेगी दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, और जो अभी युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं उसमें से भी ज्यादातर। अब आते हैं कि क्या इन लोगों ने कुछ निर्यात किया, तो निर्यात में देखते हैं कि 7वां स्थान है हमारा, जो ईपीआई बनाती है, मतलब निर्यात के लिए तैयारी, पीआई इंडेक्स बोलते हैं उसको। तो इसे नीति आयोग बनाती है,
उसमें भी 7वां नंबर है कि हम निर्यात के लिए तैयार नहीं हैं, और जो निर्यात होता भी है यहाँ पे उसमें 50% मांस का कारोबार होता है। एक चीज और बता दें, समय बहुत सीमित है रविंद्र जी, आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे। मैं आपके पास आऊंगा दिनेश जी, एक मिनट, लेकिन जल्दी से जवाब चाहूंगा इस पे। केसी जी, एक तस्वीर आप दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की विकास इंफ्रास्ट्रक्चर की, और एक तस्वीर जो रविंद्र जी ने दिखाई, क्या ये एक नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता? और ये भी तो एक कड़वा ही सच है जो रविंद्र जी कह रहे हैं। की 3-4 बातें मैं रखूंगा। पहली बात तो पता नहीं कौन सा कहां से डाटा लाते हैं अब रविंद्र जी और समाजवादी पार्टी। अभी एक बहुत सम्मानित समाचार पत्र है, उस पे किस राज्य का कितने प्रतिशत भागीदारी है वो पूरा की पूरा डाटा निकला है जीडीपी में, देश की जीडीपी। उसमें 10% की भागीदारी उत्तर प्रदेश की, और सबसे ज्यादा जो भागीदारी वो महाराष्ट्र की है। उसके बाद में जो है 10% की भागीदारी उत्तर प्रदेश की उस जीडीपी में है। और ये पता नहीं कौन सा डाटा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं क्या है, शायद अपने आप को सबसे ज्यादा विद्वान बताने के लिए कोई भी डाटा पेश कर दे। दूसरी बात ये है कि जिसकी बात करते हैं पीडीए की, तो इनका पीडीए क्या है? इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और जिस पिछड़े की ये बात करते हैं, पिछड़े में केवल एक जाति आती है, वो है यादव, जबकि 70 से ज्यादा जातियां उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है पिछड़ी जातियों में, उनसे कोई लेना देना नहीं। आप देखिए बिंद, मांझी, कहार, कश्यप, अल्लाह, ये कहाँ है? इनको कितने प्रतिशत नौकरियां दी, कितने प्रतिशत इनके लिए काम किया, कितने प्रतिशत टिकट देते हैं इनको? माफी चाहता हूं, बीच में रोकना पड़ रहा है चर्चा का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय अब इजाजत नहीं दे रहा, तो जाहिर तौर पर अब एक जो साइकिल यात्रा निकलने जा रही है, इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक दलों ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।